हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉरिक्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कुछ पार्ट जो रह गया था लास्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का बेसिक आइडिया दिया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसे हो रही है, कितनी पार्टीज हैं, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एक बेसिक आइडिया हमने देखा। अब यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का वो तो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल डेब्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो सबसे मेजर एलिमेंट अगर देखें जो उसके फॉर्मेशन में मदद कर रहा है वो है प्रिंसिपल डेब्ट। अगर कोई प्रिंसिपल डेब्ट सपोज दैट नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है। और वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेब्ट होगा, यानी कि डेटर प्रिंसिपल डेटर जो है वो कोई ऋण ले रहा होगा, क्रेडिटर से डेब्ट ले रहा होगा। तो ये चीज समझ में आ गई पहली। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट आपका प्रिंसिपल डेब्ट हो गया। अब अगर दूसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट देखें तो वो है आपका कंसिडरेशन, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के फॉर्मेशन में कंसिडरेशन का होना मस्ट है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो होता है वो वॉइड होता है, और यहां पे भी अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा कंसिडरेशन जहां नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखने हैं, क्योंकि सेक्शन 127 जब आप देखेंगे तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कंसिडरेशन से रिलेटेड। कंसिडरेशन से रिलेटेड वहां पे ये लिखा है कि जरूरी नहीं है कि जो क्रेडिटर है, ठीक है, एक तीन पार्टियां थी, क्रेडिटर था, प्रिंसिपल डेटर था और एक और कौन सा था? श्योरिटी था। अब जो है यहां पे ये लिख दिया गया कि ये जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में डायरेक्ट कंसिडरेशन हो। इधर प्रिंसिपल डेटर था, ट्रायंगल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यहां पे ये कह दिया गया सेक्शन 127 में कि जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में डायरेक्ट कंसिडरेशन हो, नॉट नेसेसरी। डायरेक्ट कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। बस इतना होना चाहिए कि क्रेडिटर जो है वो प्रिंसिपल डेटर के लिए कुछ भी किया हो उसके बेनिफिट के लिए, ठीक है, इसने जो है इसके बेनिफिट के लिए कोई भी एक्ट किया हो, ये सफिशिएंट कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। कंसिडरेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेक्शन देख रहे होंगे डेफिनेशन क्लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वहां पे कंसिडरेशन डिफाइंड है, ठीक है, और कंसिडरेशन को तब वहां पे हम अलग से देखेंगे। तो वहां पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, पास डेब्ट क्या है, ठीक है, पास कंसिडरेशन क्या है, ये सब चीजें जो है वहां पे क्लियर होंगी। तो बस इतना याद रख ले यहाँ पे कि एसेंशियल एलिमेंट में कंसिडरेशन होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। और सेक्शन 127 एक स्पेशल बात कह दे रहा है कंसिडरेशन से रिलेटेड, जहां पे ये लिखा है कि क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में डायरेक्ट कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। बस जरूरी क्या है कि क्रेडिटर ने कोई भी बेनिफिट के लिए, प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट के लिए कोई काम किया हो, तो उस चीज की श्योरिटी मिल जाती है। अब अगर तीसरा देखें तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट आपका है कंसेंट। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में कंसेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो तीसरा अगर हम देखें तो
कंसेंट एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि कंसेंट होना चाहिए, और वो कंसेंट कैसा होना चाहिए, तो फ्री होना चाहिए, फ्री विल से किया गया होना चाहिए। यानी कि सेक्शन 13-14 जब हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वहां पे कंसेंट को देखेंगे, ये अलग से टॉपिक भी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज, यानी तीनों पार्टीज यहां कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टीज हैं, तीनों पार्टीज जो जो कॉन्ट्रैक्ट अपना कर रहे हैं उसमें कंसेंसस एडिडम होना चाहिए, ठीक है। भले से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, तो तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट का होना जरूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फॉर्मेशन होगा। अब जो है अगला अगर हम देखें एसेंशियल एलिमेंट, तो यहां पे आएगा कि पार्टीज, 3 पार्टीज का होना नेसेसरी है, 3 पार्टी। एक तो हो जा रहा था आपका क्रेडिटर, एक हो जा रहा था आपका प्रिंसिपल डेटर, और एक हो जा रहा है आपका श्योरिटी, यानी कि 3 पार्टी होना जरूरी है। और अगला एसेंशियल एलिमेंट अगर देखें तो 3 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रायंगल बना के बहुत अच्छे से इन दोनों पार्ट को समझाया है कि कैसे 3 पार्टी हैं, आपस में तीनों कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसके बीच में, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसके बीच में, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। तो इतनी सी ये एसेंशियल एलिमेंट हमारा 5 एसेंशियल एलिमेंट हो गया यहाँ पे। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट हमने देखा प्रिंसिपल डेट, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट देखा हमने कंसिडरेशन, तीसरा देखा कंसेंट, चौथा देखा 3 पार्टी, पांचवा देखा थर्ड, 3 कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप एसेंशियल एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ गारंटी पे। तो काइंड्स ऑफ गारंटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंटिन्यूइंग गारंटी। तो काइंड्स ऑफ गारंटी फिर भी हम देख लेते हैं छोटे में, उसके बाद फिर कंटिन्यूइंग गारंटी को एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो काइंड्स ऑफ गारंटी अगर आप देखें तो काइंड्स ऑफ गारंटी कितने काइंड्स की हैं, अगर देखा जाए तो 4 काइंड्स हैं बेसिकली। सबसे पहला अगर देखें तो रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी है, दूसरा अगर देखें तो प्रोस्पेक्टिव गारंटी है, तीसरा अगर देखें तो सिंपल गारंटी है, और अगर चौथा देखें तो कंटिन्यूइंग गारंटी है। अब आपको एक बात यहां पे समझनी है कि रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी जो है, रेट्रोस्पेक्टिव का मेजर मतलब होता है कि फ्रॉम बैक डेट, यानी समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। बट यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वहां देखा कि एसेंशियल एलिमेंट में कि सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट देखा प्रिंसिपल डेब्ट, और प्रिंसिपल डेब्ट जो है वो रिकवरेबल होना चाहिए, माइनर के द्वारा ना लिया गया होना चाहिए, और पास्ट डेब्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस यानी कि पुराने समय का कोई डेब्ट नहीं होना चाहिए, करंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। तो यहां तो हमें ये समझ में आना है कि रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी का मतलब यहां पे ये नहीं है कि दिस गारंटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पास्ट डेब्ट, ठीक है। यहां पे एग्जिस्टिंग डेब्ट की बात हो रही है, यानी कि ऐसा डेब्ट जो कि करंट में मौजूद हो, उस चीज की गारंटी आप दे सकते हैं। पास्ट डेब्ट से रिलेटेड नहीं है रेट्रोस्पेक्टिव यहां पे। और बेसिक मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव का, अगर लिटरल मीनिंग देखें तो पास्ट से रिलेटेड होता है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जैसे कोई एक्ट पढ़ते हैं, लिखते हैं कि दिस एक्ट हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि फ्रॉम बैक डेट से ये लागू होगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्टिंग डेट की बात कर रहा है। अब प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो प्रोस्पेक्टिव का यहाँ सीधा सीधा मतलब है फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर डेब्ट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप बाद में कोई डेब्ट लेता है प्रिंसिपल डेटर, उसकी भी गारंटी दे सकता है श्योरिटी। अब सिंपल गारंटी की अगर बात करें तो यहां पे सिंगल ट्रांजैक्शन की बात होगी कि एक ट्रांजैक्शन ले लिया और उसका जो है हमने
गारंटी दे दिया, यानी कि श्योरिटी ने एक सिंगल ट्रांजैक्शन का गारंटी दे दिया, तो उसको सिंपल या स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का अगर आप गारंटी दे देता है श्योरिटी, तो वो सिंपल गारंटी हो जाएगी आपकी, या स्पेसिफिक, इसको स्पेसिफिक गारंटी भी कहते हैं, इसी को स्पेसिफिक या सिंपल गारंटी भी कहते हैं। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंटिन्यूइंग गारंटी, जिसको अलग से समझने की जरूरत है। तो कंटिन्यूइंग कहने का मतलब ही यहां पे आप ये समझ जाइए कि सबसे पहले तो ये जानिए कि कंटिन्यूइंग गारंटी के साथ हमें सेक्शन 129, 130 और 131 पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली हमें कंटिन्यूइंग गारंटी के साथ सेक्शन 129, 130 और 131 पढ़ना है। अब कंटिन्यूइंग गारंटी को देखते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी नाम से ही क्लियर है कि ये किस नेचर का होगा, कंटिन्यूइंग नेचर का होगा, यानी कि यहां पे कुछ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की बात आएगी। कंटिन्यूइंग गारंटी को अगर हम देखें तो यहां पे कंटिन्यूइंग नेचर की होगी, ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि कंटिन्यूअस चल रहा हो, यानी कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन ऐड होंगे। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें तो व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्या होगा, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, extends until such transaction is revoked। तो यहां पे ऐसा गारंटी दे रहा है श्योरिटी, ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए दे रहा है, यानी कि लगातार चलने वाला कोई डेब्ट ले रहा हो, यानी कि तब तक ट्रांजैक्शन चल रहा है जब तक कि ट्रांजैक्शन रिवोक ना हो जाए, ठीक है। और वो रिवोक करेगा कौन, रिवोकेशन करेगा कौन, रिवोकेशन वही करेगा श्योरिटी। रिवोकेशन भी इसमें एक अलग से है, रिवोकेशन के जो हम देखेंगे तो वहां पे सेक्शन 130 और 131 होगा देखने में कि कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कब होती है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी दो तरीका बताया गया है, एक तो सबसे पहला बाय नोटिस होता है, ठीक है, नोटिस के द्वारा रिवोकेशन हो सकता है। और वो नोटिस दिया किसको जाएगा, तो नोटिस टू क्रेडिटर, जो डेप्ट दे रहा है उसको नोटिस दिया जाएगा, उसके थ्रू रिवोकेशन हो सकता है। और एक रिवोकेशन होगा बाय डेथ, और किसका डेथ, तो डेथ ऑफ श्योरिटी, यानी कि जब श्योरिटी की डेथ हो गई तो वहां पे कोई बचा ही नहीं है गारंटी देने वाला, तो अपने आप जो है वो गारंटी जो है रिवोक हो गई। तो कंटिन्यूइंग गारंटी यही है कि कंटिन्यूइंग गारंटी में जो गारंटी है वो कब तक एक्सटेंड रहता है, वो एक्सटेंड रहता है टिल द श्योरिटी एक्सटेंड्स, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी एक्सटेंड्स, कहां तक एक्सटेंड होती है उसकी लाइबिलिटी श्योरिटी की, जब तक कि ये ट्रांजैक्शन जो कि सीरीज में चल रहा है, यानी कि लगातार चल रहा है, इसका रिवोकेशन ना हो जाए। और वो रिवोकेशन दो मेथड से होगा, या तो बाय नोटिस टू क्रेडिटर या फिर बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। ये दो कंडीशन होंगे यहां पे इसके रिवोक होने के। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका खत्म हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो लास्ट टॉपिक है वो राइट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड है, यानी कि इन तीनों पार्टीज की आपस में कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी एक दूसरे के लिए, वो आप रीड आउट कर सकते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस राइट्स, श्योरिटी की राइट्स होंगी, कुछ इसकी राइट होंगी, क्रेडिटर की राइट होंगी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर होंगे, ठीक है। तो उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो आपका आएगा, राइट ऑफ सबरोगेशन का आएगा, जो श्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट है, जो मैंने उस ट्रायंगल में भी आपको समझाया था
कि आफ्टर प्रिंसिपल डेटर जो है प्रिंसिपल डेट ले लेता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद श्योरिटी जो है वो सबरोगेट कर जाएगा क्रेडिटर के स्पॉट पे, यानी कि श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर के स्पॉट पे चला जाएगा, यानी कि उसको सबरोगेट कर लेगा, और अब जो है श्योरिटी क्रेडिटर बन जाएगा एक तरीके से अगर देखा जाए तो, और अब वो जो है प्रिंसिपल डेटर से अपना अमाउंट ले लेगा। तो ये एक राइट है उसके अगेंस्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सबरोगेशन का राइट सेपरेटली भी पूछ लेता है कि राइट ऑफ सबरोगेशन क्या है। तो बहुत इजी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में इंडेमनिटी को शुरू करेंगे, और इंडेमनिटी को शुरू करते हुए तब एंड करते हुए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नया टॉपिक देख